मुझे अब ये सोच सोच कर बहुत घबराहट होने लगी कि आखिर अम्मा जी मेरे बारे में क्या सोच रही हैं। कुछ देर के बाद अम्मा जी अपनी चारपाई पर सो चुकी थीं और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता नींद में चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अम्मा जी मेरे ऊपर झकी हुई थीं और प्यार से मुझे जगा रही थीं। अम्मा जी नहा धोकर कपड़े तब्दील कर चुकी थीं। अब उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट जमी हुई थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने बिस्तर से उठा, तैयार हुआ और बाहर नाश्ते के लिए आ गया। नाश्ता तैयार हो चुका था और परवीज़ भाई पहले ही नाश्ता शुरू कर चुके थे। अम्मा जी बहुत खुश और अच्छे मूड में लग रही थीं और हंस-हंस कर हमसे बातें कर रही थीं। 3 साल के बाद पहली बार उन्हें इतना खुश देख रहा था। परवीज़ भाई ने हैरत से उनकी खुशी की वजह पूछ ली। अम्मा जी हमारे साथ नाश्ते की मेज़ पर बैठ गईं और मुस्कुराते हुए परवीज़ भाई के सवाल का जवाब दिया। परवीज़ बेटा, आज मैं वाक़ई बहुत खुश हूँ। तुम्हारे अबू के जाने के बाद मेरी एक बहुत कीमती चीज़ खो गई थी। इस कीमती चीज़ के बगैर मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया था, मगर रात को मुझे वो चीज़ मिल गई। वो हमेशा से मेरी नज़रों के सामने ही थी, मगर मैंने कभी गौर से देखने की कोशिश ही नहीं की। अब वो चीज़ मिलने के बाद मेरी सारी बेचैनी ख़त्म हो गई। अब मैं खुश हूँ और उस कीमती चीज़ को कभी भी अपने से जुदा नहीं करूँगी। ये कहकर अम्मा जी मुस्कुराते हुए नाश्ता करने लगें। परवीज़ भाई भी अम्मा जी को देखकर बहुत खुश हुए। अम्मा जी को नहीं मालूम था कि रात को मैं जाग रहा था, सब कुछ सुन रहा था और देख भी रहा था। इसलिए उन्हें लग रहा था कि शायद हम दोनों को उनकी बात समझ नहीं आई, मगर मैं अच्छी तरह जानता था कि अम्मा जी की वो कीमती चीज़ कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। शर्म से मेरा चेहरा सरख हो रहा था। मैं अम्मा जी को देखकर खुश तो था, मगर उनकी खुशी के लिए मैं उस हद तक नहीं जा सकता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा जी मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं, मगर मैं जानता था कि अब उससे ज़्यादा मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आखिर वो मेरी माँ हैं। लेकिन अम्मा जी के दिमाग में कुछ और ही फतूर चल रहा था। नाश्ता करने के बाद परवीज़ भाई ने अम्मा जी से बात ख़त्म करते हुए कहा कि वो अब ज़मीनों में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ज़मीनों में मेहनत बहुत है मगर कमाई बहुत कम। उन्होंने शहर जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हमारे गांव का एक आदमी था जो अबू का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने सारी ज़मीनें अबू को बेचकर शहर जाकर कपड़ों की दुकान खोल ली थी। परवीज़ भाई उनकी दुकान पर जाकर उनके साथ काम करना चाहते थे। परवीज़ भाई के जाने की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई थे और मेरे बाप की जगह थे। मगर अम्मा जी ने बहुत आराम से उन्हें शहर जाने की इजाज़त दे दी। थोड़ा बहुत काम तो मैं देख लूँगी या तुम्हारा भाई रिहान कभी कभी देख लिया करेगा। तुम बेफ़िक्र होकर शहर चले जाओ। नाश्ता करने के बाद परवीज़ भाई ने कपड़े पैक करना शुरू कर दिए और उसी दिन दोपहर का खाना खाने के बाद अम्मा जी से इजाज़त लेकर शहर की तरफ चले गए। अब घर पर सिर्फ मैं और अम्मा जी रह गए थे। परवीज़ भाई के जाने के बाद मैं बहुत दुखी था। मुझे दुखी देखकर अम्मा जी मेरे पास आए। प्यार से उनका हाथ मेरे सर के पीछे था और उन्होंने मेरा सिर अपने सीने पर दबा लिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, मगर मैंने कुछ ना होने का बहाना बनाया और इसी तरह सर उनके सीने पर रखे खड़ा रहा। कुछ देर बाद घर के अंदर जाकर मैं चारपाई पर बैठ गया। अम्मा जी भी आकर मेरे पास बैठे, अपना एक हाथ मेरी रान पर रखा और प्यार से देखते हुए बोलें, तो फिक्र ना कर, परवीज़ भाई चला गया तो क्या हुआ, तेरी माँ है ना तेरे साथ। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि अम्मा जी, अब मैं क्या बताऊं कि असल फ़िक्र तो इसी बात की है कि अब मैं उस घर में तुम्हारे साथ अकेला हूँ। अल्लाह जाने तुम क्या सोचोगी और क्या करोगी। अम्मा जी ने सहन की तरफ देखा और बोले, अच्छा बेटा, ये कम वाली आई क्यों नहीं, पूरा सहन गंदा पड़ा है। आज मुझे खुद ही सहन की सफाई करनी पड़ेगी, तो यहीं बैठा रह, अंदर गर्मी होगी, बाहर ठंडी हवा चल रही है। मैं जाकर अंदर कपड़े तब्दील करके आती हूँ और सहन की सफाई करती हूँ। मैंने सिर हिलाया। अम्मा जी वहाँ से उठीं और कमरे में कपड़े तब्दील करने चली गईं। जाते जाते उन्होंने मड़कर देखा। उनकी कोलाएँ काफ़ी बाहर निकली हुई थीं और हल्के हल्के हल रही थीं। मैंने पहली बार अम्मा जी को इस कदर गौर से देखा था, मगर दिल कोसना शुरू हो गया। कुछ देर बाद अम्मा जी कपड़े तब्दील करके बाहर आए। मैं उनकी नीयत साफ समझ चुका था, क्योंकि उन्होंने बहुत बारीक सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। सफ़ेद बारीक कपड़ों का मतलब ये था कि पसीने से जैसे ही कपड़े चिपकेंगे, पूरा ख़जाना नज़र आने लगेगा। अम्मा जी ने दुपट्टा भी कमरे में ही छोड़ दिया था।
मैं ये सब नहीं देखना चाहता था, इसलिए वहाँ से उठकर कमरे में जाने लगा। इतने में अम्मा जी ने अचानक आवाज़ दी, रेहान, अंदर कहाँ जा रहा है? मैंने तुझे कहा है अंदर बहुत गर्मी है। बाहर साया में चारपाई पड़ी है, ठंडी हवा चल रही है। सुकून से क्यों नहीं बैठता? मैं सफाई कर रही हूँ, चाहती हूँ कि तू मेरे साथ रहे। क्या तू अपनी बूढ़ी माँ को थोड़ा सा वक्त भी नहीं दे सकता? बचपन में तो हर वक्त मेरे पीछे फिरता रहता था। क्या मैं बूढ़ी होकर बदसूरत हो गई हूँ कि मेरे साथ थोड़ा सा वक्त नहीं गुजार सकता? वो हकीकत में जज्बाती ब्लैकमेल कर रही थी, मगर मैं समझ ना सका और उनकी बातों में आ गया। मैं शर्मिंदा होकर बोला, उम्मा जी, आप तो 40 साल की होने वाली हैं, मगर आप पर 23 साल से 1 साल भी ऊपर नहीं लगता। आपसे ज़्यादा खूबसूरत औरत तो इस मोहल्ले में है ही नहीं। मोहल्ले की औरतें तो आपको देखकर रश्क करती होंगी। अम्मा जी शायद यही सुनना चाहती थी, इसीलिए ये सारा ड्रामा कर रही थी। मेरी ये बात सुनकर वो फ़ौरन मेरे पास आए। मैं चारपाई के पास ही खड़ा था। उन्होंने फ़ौरन मुझे गले लगा लिया और मेरा सिर ज़ोर से अपने सीने पर दबा लिया। बारीक कपड़ों की वजह से मुझे अंदर सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। मैं ये सब देखना चाहता भी था, मगर फिर न जाने क्यों मेरे अंदर कुछ हुआ कि मेरी नज़रें भी नहीं उठ रही थीं। उन्होंने मेरा सर ऊपर उठाया, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर अम्मा जी ने सफाई शुरू कर दी। आम दिनों में वो बैठकर झाड़ू लगाती थीं, मगर आज वो खड़े खड़े झाड़ू लगा रही थीं और उनका रख मेरी तरफ ही था। ऐसा इसलिए कर रही थीं कि